अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का टॉपिक है हमारा ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम, जो कि बायोलॉजी का बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे। द बॉडी सिस्टम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ गैसेस बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड आउटर एनवायरनमेंट इज़ कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। यानी कि जो भी हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा बिटवीन बॉडी फ्लूइड एंड द आउटर एनवायरनमेंट, उसको हम रेस्पायरेटरी सिस्टम कहेंगे। रेस्पायरेटरी सिस्टम हमारे पास दो रीजन्स में डिवाइड है, एक तो अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट और एक है हमारे पास लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में हमारे पास नोज़, फेरिंग्स, नोस्ट्रिल्स एंड नेसल कैविटी आ जाता है, और हमारे पास लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंची एंड ब्रोंचियोल्स, एल्वेलियर डक्ट्स एंड एल्वेलाई। ठीक है, ये चीज़ें आ गई। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग यहाँ पे क्या है, यानी कि किस तरह से हमारे पास मैकेनिज़्म काम करता है अंदर। तो क्या होता है कि द एयर डैट वी ब्रीथ इन एंड आउट ऑफ द लंग्स वेरीज इन इट्स प्रेशर, यानी कि जो हम अपनी हवा लेते हैं अंदर और बाहर अपने लंग्स के साथ, वो एक प्रेशर को वेरी करता है। और द फ्लो रेट ऑफ एयर इज़ इन प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रेशर, यानी कि जो हमारे पास फ्लो रेट ऑफ एयर होता है वो प्रोपोर्शन होता है हमारे पास प्रेशर डिफरेंस पे। तो बेसिकली हमारे पास ब्रीथिंग मैकेनिज़्म होते हैं वो टू प्रोसेस को इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो इंस्पायरेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। जब हम एयर को अपने अंदर लेते हैं तो हम उसको इंस्पायरेशन कहते हैं और एक्टिव प्रोसेस कहलाता है। और अगर हम एक्सपायरेशन को देखते हैं तो एक्सपायरेशन में क्या होता है कि जब हम एयर को आउट यानी कि बाहर की तरफ देते हैं, और ये हमारे पास पैसिव प्रोसेस कहलाता है। अब हम देखते हैं कि इनका मैकेनिज़्म यानी कि किस तरह से ये काम करते हैं हमारे मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज़्म ऑफ इंस्पायरेशन। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है कि व्हेन द वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक एक्टिविटी इंक्रीज़, यानी कि जब हमारे पास थोरैकिक कैविटी का जो है वो वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है, द एयर प्रेशर डिक्रीज़, यानी कि एयर प्रेशर जो होता है वो हमारे पास डिक्रीज़ होता है उसके इंक्रीज़ होने के साथ। तो क्या होता है कि इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस, यानी कि जब आपके पास थोरैकिक कैविटी का वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो आपके पास एयर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, इससे क्या होगा कि इंस्पायरेशन टेक्स प्लेस। उसके बाद अगर हम तीसरा पॉइंट देखते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स इंक्रीज़ द वॉल्यूम ऑफ। अब हम ये देख रहे हैं कि उनका वॉल्यूम किस तरह से इंक्रीज़ होता है, यानी कि थोरैकिक कैविटी का किस तरह से हमारे पास वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ। तो वो किस तरह से हुआ, जब हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन होगा एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स का, यानी कि जब हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स एक्सटर्नल का आपस में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ थोरैकिक कैविटी जो है वो इंक्रीज़ होगा, और उसके इंक्रीज़ होने से हमारे पास एयर प्रेशर डिक्रीज़ होगा और फिर इंस्पायरेशन हमारे पास टेक्स प्लेस करेगी। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम फर्दर इंक्रीज द साइज़ ऑफ थोरैकिक कैविटी, यानी कि अब वो बता रहे हैं कि इससे भी जो है वो आपका साइज़ जो है वो थोरैकिक कैविटी का इंक्रीज़ हो सकता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम। उसके बाद सिमिल्टेनियसली द लंग्स एक्सपेंड, यानी कि जो लंग्स होंगी वो एक्सपेंड होंगी। विद द एक्सपेंशन ऑफ लंग्स द एयर प्रेशर इनसाइड द लंग डिक्रीज। जब एक्सपेंशन ऑफ लंग्स का होगा प्रोसेस हमारे पास, तो क्या होगा कि एयर प्रेशर जो होगा वो इनसाइड द लंग्स डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि द प्रेशर इक्वलाइजेस एंड द एटमॉस्फेरिक एयर रश इनसाइड द लंग्स, यानी कि जो प्रेशर होगा वो इक्वल हो जाएगा और जो है वो एटमॉस्फेरिक एयर जो होगी वो रश इनसाइड द लंग्स। तो इस तरह से हमारे पास इंस्पायरेशन का जो है वो प्रोसेस टेक्स प्लेस करता है हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में। अब हम आ जाते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्सपायरेशन कि एक्सपायरेशन किस तरह से हमारे पास मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में टेक्स प्लेस करता है। हम यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखते हैं तो ये वही चीज़ बता रहा है कि द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो भी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करने का प्रोसेस होता है हम उसको एक्सपायरेशन कहते हैं, और इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस। और अब आगे दूसरा पॉइंट कि इट अकर्स व्हेन द साइज़ ऑफ थोरैकिक कैविटी डिक्रीजेस, यानी कि हमने क्या देखा था इंस्पायरेशन में क्या होता है कि थोरैकिक कैविटी का हमारे पास साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता है, तो इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है तो यहाँ पे थोरैकिक कैविटी डिक्रीज़ होगी एंड द एयर प्रेशर आउटसाइड इंक्रीज़, यानी कि जो एयर प्रेशर होगा वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इसी तरह नाउ द एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, जैसे कि हमने देखा था कि मैकेनिज़्म ऑफ इंस्पायरेशन में एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जो थी वो कॉन्ट्रैक्ट करी थी, तो एक्सपायरेशन में क्या होगा कि रिलैक्स हो जाएंगी एंड द इंटरनल कोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट। एक्सटर्नल जो होंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी और जो अंदर की हमारे पास इंटरकोस्टल मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी
एज अ रिज़ल्ट क्या होगा, द रिब्स आर पुल्ड इनवर्ड्स, यानी कि जो रिब्स होंगी हमारे पास वो पुल्ड होंगी इनवर्ड्स, एंड द साइज़ ऑफ द थोरेकिक कैविटी इज़ रिड्यूस। तो ये डिफरेंस आप देख लीजिए कि यहाँ पे साइज़ ऑफ थोरेकिक कैविटी इज़ रिड्यूस, और इंस्पायरेशन में आपने देखा था कि इसका उलट था। अब आगे हमने देखा है कि द डायफ्राग्राम इज़ रिलैक्स, डायफ्राग्राम भी हमारे पास रिलैक्स होगी, एंड द लंग्स गेट कंप्रेस्ड, जो लंग्स होंगी वो कंप्रेस हो जाएंगी। तो कॉन्सिक्वेंटली द प्रेशर इंक्रीज एंड द एयर इज़ फोर्स्ड आउटसाइड। तो इस तरह से हमारे पास एक्सपायरेशन का प्रोसेस जो है वो हो गया। तो अब हमने देख लिया कि मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग में दो प्रोसेस होते हैं, एक तो इंस्पायरेशन, एक तो एक्सपायरेशन। तो हमने इन दोनों के मैकेनिज़्म देख लिया कि दोनों में किस तरह से होता है हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे आपसे डायग्राम शेयर की है, तो डायग्राम से ये होता है कि ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे मैंने एक्सहेलेशन और इनहेलेशन दोनों की डायग्राम आपके पास दिखाई है कि जो हमने प्रैक्टिकली मतलब कि हमने जिसकी थ्योरी पढ़ी थी मैकेनिज़्म ऑफ इंस्पायरेशन और मैकेनिज़्म ऑफ इंस्पायरेशन, तो वो आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायफ्राग्राम को भी उन्होंने शो किया हुआ है, लंग्स को भी शो किया हुआ है 1 2 3 करके। तो इससे भी हमें क्लियर और ज़्यादा हो रहा है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन। मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन क्या होता है वो देख लेते हैं, क्योंकि हमने पहले मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीथिंग देखा, अब हम ये देख लेते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन इन्वॉल्व्स द ब्रीथिंग मैकेनिज़्म एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी कि दो चीज़ें इन्वॉल्व करता है, ब्रीथिंग मैकेनिज़्म जो हमने पढ़ लिया है, और एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो ये चीज़ें जो है वो मैकेनिज़्म ऑफ रिस्पायरेशन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं। द गैसेस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूजन इन द एल्वेलाई, जो हमारे पास एल्वेलाई होते हैं वहाँ पे ये गैसेस एक्सचेंज का प्रोसेस होता है थ्रू डिफ्यूजन। इट डिपेंड्स अपॉन द प्रेशर डिफरेंस, यानी कि जो प्रेशर डिफरेंसेस होते हैं उन पे डिपेंड करता है बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़ और एटमॉस्फेरिक एयर एंड ब्लड। द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ एल्वेलस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या होता है, क्योंकि हमने एक प्रोसेस तो पढ़ लिया। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन किस तरह से होता है, ऑक्सीजन इन द ब्लड इज़ कैरिड टू द टिश्यू इन 2 फॉर्म्स, यानी कि 2 फॉर्म्स में हमारे पास होती है ट्रांसपोर्ट। एक जो होती है ऑक्सी हेमोग्लोबिन, केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन विद हेमोग्लोबिन जो होती है उसको हम कहते हैं ऑक्साई हेमोग्लोबिन। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ऑक्सीजन जो है वो कैरिड आउट होती है टू द टिश्यूज़। और दूसरा तरीका ये है कि एंड सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड प्लाज्मा, यानी कि जो सोल्यूशन ऑफ ऑक्सीजन होता है ब्लड प्लाज्मा से उस तरह से होती है। ऑक्सीजन इन द ब्लड कंबाइन विद हेमोग्लोबिन व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज़ हाई इन द ब्लड, यानी कि वो कह रहे हैं कि तब ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के साथ कंबाइन होती है हेमोग्लोबिन के साथ जब हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन जो है वो हाई होती है ब्लड में। ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन बीइंग अनस्टेबल डिसोसिएट टू रिलीज ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन, लो pH एंड हाई टेम्परेचर स्टिमुलेट द डिसोसिएशन प्रोसेस। अब हम देख लेते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग। यहाँ पे देखते हैं कि पहला पॉइंट हमारे पास है कि सम कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन द वाटर ऑफ प्लाज्मा टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, यानी कि कुछ जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं वो हमारे पास डिजॉल्व हो जाती हैं वाटर में, वाटर ऑफ प्लाज्मा टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आयोनाइज टू फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन, फिर जब वो आयोनाइज होते हैं तो वो बाइकार्बोनेट आयन्स हो जाते हैं। द हाइड्रोजन आयन्स आर कैटेलाइज्ड बाय द एंजाइम कार्बोनेट एनहाइड्रेस, यानी कि जो हाइड्रोजन आयन्स होते हैं वो कैटेलाइज होते हैं बाय द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस, यानी कि जो हमारे पास एंजाइम यूज़ होता है वो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस। बाइकार्बोनेट आयन्स कंबाइन विद सोडियम एंड पोटेशियम टू फॉर्म सोडियम बाइकार्बोनेट एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट, और जो आयन्स होते हैं वो हमारे पास सोडियम और पोटेशियम के साथ भी कंबाइन होते हैं टू मेक सोडियम एंड पोटेशियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद जो कुछ कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं वो कंबाइन होते हैं हेमोग्लोबिन से फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बिमिनो हेमोग्लोबिन, यानी कि एक कार्बिमिनो हेमोग्लोबिन बनता है जो हमारे पास कंबाइन होता है हेमोग्लोबिन से कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। इट इज़ फाइनली कैरिड टू द लंग्स एंड रिलीज आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एक्सपायरेशन, यानी कि एक्सपायरेशन के प्रोसेस से ये रिलीज होती है हमारी बॉडी से, और ये जो है वो तब जाके लंग्स से पहुँचती है। यानी कि वो बता रहे हैं कि किस तरह से हमारे पास CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम टिश्यूज़ टू लंग्स। क्या क्या तरीके होते हैं, जैसे वाटर में भी डिज़ोल्व हो जाती है, आयनाइज होकर बाइकार्बोनेट बनते हैं, फिर बाइकार्बोनेट जो है वो कंबाइन होते हैं सोडियम पोटेशियम से भी हो सकते हैं। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ भी कंबाइन होती है टू फॉर्म कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, यानी कि बहुत से तरीके हैं जिससे वो टिश्यूज़ से लंग्स तक जा सकती है। इसके बाद जो है वो हमारे यहाँ पे टॉपिक ख़त्म होता है।
होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मैंने अपना फ़ोकस बायो में सबसे पहले इन चीज़ों पे रखा था कि मैं ह्यूमन से रिलेटेड जितने हमारे अंदर सिस्टम होते हैं उनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ। हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छे से क्लियर हो गया है और अभी रेस्पिरेटरी सिस्टम भी हो गया है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी मैंने एक्सप्लेन कर लिया है। तो होपफुली अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन अभी भी अगर आपको कोई भी मसला है इन चीज़ों में तो आप कमेंट में बता सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं आंसर दे सकूँ। इस वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख़्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।